नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। और अपने मित्रों से भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक लोगों तक हमारी बात भी पहुंच सके। हु आफ्टर नेहरू? नेहरू के बाद कौन? इंदिरा गांधी के बाद कौन? और सवाल उठा, नरसिंह राव के बाद कौन? ये किताब है राव के बाद कौन। पुस्तक थोड़ा सा यदि आप देखेंगे तो ये पुस्तक 1993 की पुस्तक है। ये तब मैंने नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे और तब लिखा था, क्योंकि कांग्रेस में भगदड़ बने, आपस के झगड़े बढ़ने लगे थे, एक दूसरे के खिलाफ अभियान चलने लगे थे। जो प्रधानमंत्री नरसिंह राव कहते थे कि भाई मैं कोई गुट पे विश्वास नहीं करता, गुट नहीं बनाता, मुझे तो बना दिया गया था और इसलिए, लेकिन निश्चित रूप से उनके विरुद्ध भी एक मोर्चा खड़ा हो गया था जो सोनिया गांधी के वृद्धहस्त के साथ, उसमें अर्जुन सिंह, माखनलाल फोतेदार जैसे कई नेता थे, शरद पवार साथ होते हुए वो भी दावेदार तो थे ही। युवाओं में माधवराव सिंधिया और राजेश पायलट वो भी उम्मीदवार थे। और उसके बाद 2 साल बाद चुनाव होना था, लेकिन हमें लगता था कि नहीं, चंद्रशेखर एक बार फिर से भी आ सकते हैं यदि और दलों का समर्थन ले, और अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के सबसे दिग्गज नेता, प्रतिपक्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी हो सकते हैं। तो इस पुस्तक में मैंने सब पर अलग अलग एक चैप्टर लिखा, पूरी स्थिति के साथ साथ। राव के बाद कौन? तब मनमोहन सिंह जी का नाम नहीं था, तब एचडी देवगौड़ा जी का नाम नहीं था, तब इंद्र कुमार गुजराल का नाम भी नहीं था, लेकिन ये सब चर्चित चेहरे थे। इनमें से कौन बना? शरद पवार नहीं बन पाए। इनमें से वह दूसरा नाम, एक और नाम है करुणाकरण, वो बहुत ही दिग्गज साउथ के नेता थे उस समय, वो भी एक बड़े दिग्गज नेता, दक्षिण भारत की दृष्टि से उनको महत्वपूर्ण मानते थे। तो माधवराव सिंधिया, राजेश पायलट, अर्जुन सिंह उत्तर भारत से जो, और नारायण दत्त तिवारी जो सबसे वरिष्ठ वो भी रहे, शरद पवार और अर्जुन सिंह से भी सीनियर यदि थे तो नारायण दत्त तिवारी भी थे। तो एक कतार थी कि राव के बाद कौन हो सकता है। देखिए, लेकिन सही बात यह है कि उस समय भी तब नरसिंह राव थोड़ा सा, उस पुस्तक की थोड़ी सूचना तो प्रधानमंत्री तक पहुंच ही जाती है, ऐसी कोई पुस्तक आए, चूंकि वही अपने आप में एकमात्र, और कोई पुस्तक आपको उस समय अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, गुजराती कहीं पर नहीं मिलेगी। तो उस पुस्तक थोड़ा सा तो दुस्साहसी था, लेकिन हमने कोई बढ़ाई, चूंकि नरसिंह राव जब 74 में 1974 में दिल्ली आए थे, कांग्रेस के महासचिव बने, तब भी मैं पार्टी कवर करता था एज ए संवाददाता, बाद में संपादक हुआ, उससे पहले कई बार उनसे मिलना होता ही था। तो इसलिए ऐसा नहीं कि मैंने कोई उनको हटा दिया जाए, ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ, तो इसीलिए उन्होंने एक सभा में पहले कहा, जो मेरे प्रकाशक की कॉपी आज भी मैं रखी है, कि एक सभा दिल्ली के ही चांदनी चौक, लाल किले के आसपास, उसमें उन्होंने कहा कि राव के बाद कौन जैसी और किताबें लिखी जाए। बहरहाल मुझे कहीं मिले तो मुझे कहने लगे कि क्या आपके युवा लोगों को जल्दी है, राजेश पायलट और सिंधिया को क्या जल्दी है प्रधानमंत्री बनने की? मैंने कहा नहीं, लेकिन ऐसे उत्तराधिकारी तो युवा तैयार, आपकी टीम में तैयार हो रहे हैं, ये तो कम से कम आपको तो खुशी होना चाहिए। तो लेकिन ये सही है कि लोग ये कहते हैं कि भाई नेहरू ने कहा था कि नहीं, हम उत्तराधिकारी तय नहीं करेंगे, वरना फिर क्या होगा, हम नहीं तय करना चाहते। ये अलग बात है कि अंदर से चाहे वो इंदिरा गांधी को तैयार कर रहे थे, लेकिन फिर भी लाल बहादुर शास्त्री बने, जबकि तब भी बड़े दिग्गज नेता मोरारजी भाई भी तब भी दावेदार थे। और ऐसी स्थिति में जब लाल बहादुर शास्त्री बने, लेकिन उनका असामयिक जिस तरह से मस्को में निधन हो गया, उसके बाद फिर भी कई उम्मीदवार थे ही, मोरारजी भाई तब भी और ज्यादा उत्सुक थे, साउथ के भी लोग थे, नीलम संजीव रेड्डी भी थे, लेकिन अंतिम तो कतवा हुआ कि नहीं, इंदिरा गांधी बन गई और तब से गांधी परिवार की चर्चा है। तो मेरा ये कहना है कि जब सोचा जाता है कि कौन बन सकता है, तो ऐसा नहीं है कि भाई इंदिरा गांधी के समय में जगजीवन राम थे, बहुत बड़े शीर्ष नेता थे, और नीलम संजीव रेड्डी भी थे, कई ऐसे नेता, YB चौहान भी एक समय में रहे उनके साथ, जो बाद में उनसे अलग हुए। इसलिए मुझे लगता है कि नेताओं की कमी इंदिरा गांधी के समय में भी नहीं थी, हेमवती बहुगुणा भी बल्कि महत्वाकांक्षी तभी हो गए थे इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भी।
यदि युवा पीढ़ी के हिसाब से कहें, जैसे हम सिंधिया या राजेश पायलट के लिए कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो बनने की जिनकी इच्छा भी हो, क्या वो बन पाते हैं, या जो जोड़ तोड़ करके उसी के प्रयास में लगे रहते हैं तब बन पाते हैं? क्योंकि जब मनमोहन सिंह जी की बात हुई, चूंकि उनको विनम्र श्रद्धांजलि दी गई देश भर में, और इस समय भी चर्चा है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो संजय बारू पत्रकार भी रहे, उनके मीडिया सलाहकार रहे प्रधानमंत्री के नाते, और इसलिए, और वो नरसिंह राव के भी प्रिय थे चूंकि वो भी उनका तेलुगु बैकग्राउंड था, तो उस दृष्टि से लोग चर्चा करते हैं कि वो तो ऐसे ही मनमोहन सिंह तो अचानक बन गए, वो वित्त मंत्री थे। लेकिन उस पर आपने बहुत सुना होगा कि नहीं, वो शुरू से 71-72 इंदिरा गांधी के कार्यकाल से सत्ता के आसपास थे, विभिन्न पदों पर, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ के नाते, अर्थशास्त्री के नाते विभिन्न क्षेत्रों में काम किया, उसकी मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन वो नरसिंह राव के वित्त मंत्री बने थे। और मैं फिर से कहूंगा कि ऐसा नहीं कि नरसिंह राव भी लोग कहते साहब वो तो बैग उठाकर ही जाए थे, लेकिन नहीं, चंद्रा स्वामी जैसे उनके जो परम गुरु मित्र तो नहीं कहूंगा, गुरु जिनको मानते थे, तांत्रिक, और जो विवादास्पद रहे अदनान खुशोगी के साथ, जिसके संबंध मैंने हथियारों के सौदागरों के साथ चंद्रा स्वामी की पहुंच थी। नटवर सिंह ने भी अपनी पुस्तक में लिखा, में से थेचर से भी मिलने वो चले गए थे। चंद्रा स्वामी की कहानी फिर कभी और। लेकिन अभी मैं कहूंगा कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि तुम प्रधानमंत्री बन सकते हो, और नरसिंह राव उसके पहले महत्वपूर्ण पदों पर बने, कांग्रेस के महासचिव रहे, धीरे धीरे उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल गई थी, और वो निश्चित रूप से एक बड़े विदेश मंत्री भी बन चुके थे। तो विदेश मंत्री के रूप में भी उनका यूरोपीय देशों, अमेरिका तक से संबंध, विदेशों से संबंध उन्होंने विदेश मंत्री के रूप में बना चुके थे। और इसलिए जब वो बने, तब डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा को भी कहा गया था कि आप बनेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं अभी इस आयु में नहीं बनना चाहता, ऐसा बताया जाता है। खैर, जिस स्थिति में हुई, और नरसिंह राव, आप ही देखिए, राजीव गांधी, संजय गांधी, इंदिरा गांधी के पुत्र के नाते संजय गांधी को लोग मानते थे कि वो उत्तराधिकारी होंगे, इंदिरा गांधी भी उनको बढ़ाई थी। उनके भी आसपास में निधन की वजह से राजीव गांधी राजनीति में आए थे, लेकिन वो कोई जल्दी में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा से नहीं आए थे, बल्कि सांसद राजनीति से थोड़ा इतर उनका ज्यादा वो नहीं था। लेकिन जब वो बन गए अचानक, चूंकि इंदिरा गांधी की नस्ल हत्या हुई, आतंकवादी इसको कैसे कि जिस तरह की घटनाएं हुई थी, और उसके बाद राजीव गांधी, वीपी सिंह का कोई सोचता नहीं था। वीपी सिंह तो बड़े ही झोला लेकर आए थे, मुझे आज भी याद है, 71-72 में दिल्ली डिप्टी मिनिस्टर बने थे, और बड़ा उनका एक ऐसा गांधी परिवार के बड़े एहसान थे। उत्तर प्रदेश के 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, लेकिन सोचते नहीं थे। हाँ, वो लालटेन तिवारी के प्रतिद्वंदी जरूर थे कि मैं बनूं, वो बने, तो इसलिए मंत्रिमंडल में भी अपना वो तरीके से आगे बढ़ते रहे। प्रणब मुखर्जी जैसे नेता भी थे, और उन सब नेताओं के साथ बीच में ही धीरे धीरे जो जगह बनी, वो नरसिंह राव ने जो जगह बनाई थी, वो जगह उस समय एक विकल्प के रूप में राजीव गांधी की हत्या के बाद वो प्रधानमंत्री बन गए। लोग कहते हैं कि भाई देखिए, वरना राजीव होते, संजय गांधी होते तो ऐसा नंबर आता ही नहीं। इसी तरह से लेकिन मैं आपको ये भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह जी उस समय, चूंकि उन्होंने ही वर्ल्ड बैंक, IMF के लिए पहले जो दस्तावेज भारत सरकार के लिए तैयार किए थे आर्थिक सलाहकार के रूप में चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री रहते हुए, उसी दस्तावेज क्योंकि आधार उन्होंने बनाया था, वो रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके थे। इसलिए यह माना जाना चाहिए कि मनमोहन सिंह भी चूंकि लगातार आर्थिक मामलों के साथ भारत के और विदेशों के विशेषज्ञ, जिसको कह सकते हैं आर्थिक मामलों के, हो चुके थे, और एक बड़ी कारपोरेट वर्ल्ड, जिसको कह सकते हैं, जो उदारीकरण के दौर, उनके वित्त मंत्री के दौरान जिस तरह से उदार नीति आई, उसका लाभ भी उनको प्रधानमंत्री बनने में हुआ। लोग तो यही कहते हैं कि उस समय भी बाहर ही, जिसको कह सकते हैं कि संकेत दिए गए थे कि यही बनेंगे तो और भी देश की स्थिति ठीक होगी। जैसे नरसिंह राव के समय वित्त मंत्री बनाने के लिए कही गई, उसी तरह से मनमोहन सिंह के समय भी और भी दावेदार कांग्रेस में होते, या सोनिया गांधी स्वयं हो सकती थी। लेकिन जिस तरह से चतुर वित्तीय मामलों के समझ वाले रहे, वो बने। गुजराल साहब को आप एक्सीडेंटल कह सकते थे, उनका कोई गुट नहीं था। इमरजेंसी में उन्होंने इंदिरा गांधी का विरोध किया था, लेकिन फिर भी वो पुराने विचार वाले थे, उनकी कोई पार्टी में उस तरह से कोई बड़ा भारी बहुमत नहीं था।
नहीं HD देवगौड़ा जी का था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सोचा जब तक ये बनते हैं बाहर से समर्थन रहेगा और दलों का, चूंकि आपको सबका समर्थन चाहिए, तो ये निर्विवाद ऐसे रहेंगे जिस पर लेकर के इनको बनाया जाना ठीक होगा। तो मनमोहन सिंह बने, इसलिए मेरा ये मानना है कि जो लोग कोशिश करते हैं, मैं फिर कहूंगा, चाहे नरसिंह राव के समय में किया गया या भारतीय जनता पार्टी में भी आप देखें कि ऐसा नहीं था कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद दो ही बड़े नेता थे, लालकृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरलीधर जोशी, या नई पीढ़ी में आप कहते तो राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे सब नाम थे, लेकिन नरेंद्र मोदी उभर करके आए और प्रधानमंत्री बन गए। अब भी कुछ लोग महत्वाकांक्षा के रूप में ढूंढने लगते हैं, लेकिन अभी बीजेपी में नेता कई दिग्गज हैं, लेकिन पार्टी चूंकि एकजुट है तो उसमें कोई झगड़ा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का प्रॉब्लम यही रहा, गांधी परिवार के अस्तित्व का। लोग कहते हैं कि भाई देखिए उन्होंने बनाए रखा, उसकी वजह यह है कि गांधी परिवार या खास करके हमेशा ये परंपरा रही कि गांधी परिवार का ही सदस्य प्रधानमंत्री के लायक है बने, और इसलिए दूसरों को नंबर 2 बने और वो जो लॉयलिस्ट है उन्हीं को रखा जाए। खास करके इमरजेंसी के बाद सिद्धार्थ शंकर रे या जगजीवन राम के विद्रोह के बाद उनके इंदिरा गांधी का विरोध करने, या कई ऐसे नेताओं के छोड़कर, इवन अंबिका सोनी तक छोड़ गई थी, कई नेता ऐसे छोड़ गए थे, शरद पवार तो कितनी बार दल बदल कर चुके थे। ऐसी स्थिति में उनको भरोसा नहीं होता था, ये स्थिति रही इंदिरा गांधी की। तो उसके बाद राजीव भी सब पर भरोसा नहीं करते थे, इसलिए भी संकट आया। वीपी सिंह ने भी विद्रोह किया, वो भी महत्वाकांक्षी बन गए। तो बीजेपी कांग्रेस में यही एक अंतर रहा है कि यदि आप एक पार्टी में अपना ही गड्ढा खोदने के लगेंगे, जो होता रहता है, या जो नेतृत्व यदि वही दोनों को झगड़ा अपने आपस में 4-6 गुट बना करके झगड़ा कराता रहे, तो पार्टी का तो चकनाचूर, जो कांग्रेस की हालत अभी भी दिखाई दे रही है, सीटें जितनी भी आई हो। तो इस पर पंचतंत्र की कहानी भी है कि यदि दो मुंह वाला एक पक्षी था और एक पक्षी ने अच्छा मीठा फल खाया, दूसरे का देखो हमने एक मुंह से खा लिया, देखो हमें अच्छा फल खाया। तो दूसरे पक्षी ने कहा कि अच्छा, किसी ने बदला लेने के लिए उसने एक दिन विष फल लाया और कहा देखो मैं खा रहा हूं। कहा देखो मुंह कैसा मत करो, तुम यदि खाओगे तो हम मर ही जाएंगे, क्योंकि मुंह एक था, पक्षी एक, दो मुंह थे। लेकिन उसने सोचा नहीं, आज तो बदला लेना है, इसने मीठा फल खाया था और मुझे नहीं खाने दिया था, इसने खाया, पक्षी मर गया। तो पार्टी, यदि आप एक दूसरे को काटने लगेंगे तो खुद खत्म हो जाएंगे। ये सबक जो अनुशासन वाली पार्टी होती है, उनमें कोई सवाल नहीं उठता है कि इसके बाद कौन। एक संगठन होता है, सुप्रीमो होते हैं, और यदि मजबूत प्रधानमंत्री होता है तो इस तरह के सवाल नहीं उठते। जैसा मैंने कहा, नेहरू के बाद कौन, जब नेहरू कमजोर हुए तो उठने लगा, लेकिन इंदिरा गांधी के समय तत्काल कोई सवाल नहीं करता था कि कौन। दावेदार बहुत थे, इसलिए शुरू में ही निपटा दिया। और मोरारजी देसाई दावेदार बात थे, लेकिन उनके साथ तो उन्होंने पहले ही उनसे अलग वित्त मंत्री के रूप में, बाद में उनको हटा दिया। वो प्रधानमंत्री रहते हुए भी जिस तरह से उनकी पूरी असहमतियां होने लगी थी। बाद में भी उन्होंने किसी ऐसे को, जब 77 या उसके 80 के बाद वो प्रधानमंत्री बनी, तो उन्होंने ऐसे किसी ज्यादा प्रबल दावेदार को नहीं उभरने दिया। राजीव गांधी के कार्यकाल में भी, जैसा हमने कहा, कुछ लोग युवा तैयार हो रहे थे, लेकिन तब लगता नहीं था कि कोई जल्दी ही ऐसे विकल्प की आवश्यकता होगी। तो नरसिंह राव, मनमोहन सिंह यदि कहते हैं कि नहीं चाहते हुए बने, लेकिन मैं मानता हूं कि नहीं, उनके लिए भी उनकी स्थितियां अनुकूल बनाई गई। नरेंद्र मोदी ने भी लगातार मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में जो एक नई मिसाल बनाई थी, इसलिए वो प्रधानमंत्री बन के लिए, और प्रखर देश भर में उनके भ्रमण के कारण वो प्रधानमंत्री बन सके। महत्वाकांक्षी, चूंकि संघ के नेता होने के नाते उनके साथ ऐसा नहीं था कि मैं इसी दौड़ में पहले से शामिल हूं, या पहले से उनका नाम लिया जाता हो कि यही प्रधानमंत्री होंगे अटल जी के बाद, ऐसा कतई नहीं था। और ये सही, बीच में अंतराल था ही, मनमोहन सिंह सरकार आई, लेकिन जिस तरह से उनका संघर्षशील रहा, तो पार्टी ने भी उनके नाम पर, उनके काम पर, और वो तीसरी बार चुनकर आ गए। तो जो चाहता है जोड़ तोड़ करता है। अर्जुन सिंह किस स्थिति में थे, वो भी इतना मोनी बाबा के पास जाएं, इस बाबा के पास जाएं करते थे। नरसिंह राव चंद्रा स्वामी के भरोसे कितने ही यज्ञ कराते रहे, लेकिन वो तो उसके बाद दोबारा बन ही नहीं सके प्रधानमंत्री। मैं उनकी आलोचना के बाद, वो बहुत योग्य थे, लेकिन उन्होंने क्या सोचा, यदि अयोध्या में वो ढांचा नहीं रहेगा तो ठीक है, मुझे अपनी निश्चिंत हो जाऊंगा। लेकिन उसके बाद उससे और पार्टी में उनके लिए और बहाना मिल गया विद्रोह का। बड़े शेयर घोटाला हुआ उनके समय में, मनमोहन सिंह तो थे उस समय वित्त मंत्री, तो उस पर उन्होंने न उनको हटाया, न
गृह मंत्री को अयोध्या के लिए उनकी पार्टी का जो दबाव था कि कहने को कम से कम गृह मंत्री को हटा दे, लेकिन नहीं हटाया, क्योंकि वो तो खुद ही ऐसा जो भी उसकी भावनाएं रही या उनका राजनीतिक निर्णय था। तो जो बनना चाहता है या बनने की कोशिश करता है वो आवश्यक नहीं है कि बने। मेरी थीम यही है कि कौन हो ये आप लगातार प्रयास करते रहे, काम करते रहे, फल देगा भगवान, जैसे कहते हैं ना, कर्म किए जा फल की चिंता न कर, जो भगवान कृष्ण का संदेश था। सही संदेश आज के राजनीतिक महाभारत में यही रहता है कि आप जोड़ तोड़ करके नहीं बनना चाहते हैं, कुछ और तरह का पाखंड करके बनना चाहते हैं, कुछ और जिस तरह से कि इस प्रदेश में मैं आगे हो जाऊं, उत्तर प्रदेश बिहार में आगे होऊंगा, या महाराष्ट्र में। शरद पवार तो कितनी बार कोशिश करते रहे, मैंने कहा ना, वो तो पार्टी छोड़कर कितनी बार गए, वो पहले उस पर कई कथाएं हम कर चुके हैं। आज भी मतलब अब तो बिल्कुल ही धराशायी भीष्म पितामह से खराब स्थिति उनकी है, जो कि राजनीतिक स्थिति में कह रहा हूं। वो स्वस्थ रहे, हमारी कामना है कि वो 100 वर्ष से अधिक जिए, लेकिन सही बात यह है कि वो राजनीतिक रूप से काफी घायल अवस्था में है, क्योंकि उन्होंने भी कहा किसी को आगे नहीं बढ़ने देना है, परिवार को बढ़ना है या मुझे बढ़ना है। तो धीरे धीरे उनका एक तरह से पूरा पतन हो गया है। बाल ठाकरे के परिवार का आप देखिए कि अब शिंदे वहां पर इतना पावरफुल होकर के सामने आए हैं और खुद उनके पुत्र उद्धव ठाकरे किनारे हैं। तो जो बनना चाहता है, कहीं तो वो भी सोचते थे कि हम ही बन जाए, अभी भी सोचते होंगे कि मैं बन जाऊं, मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बन जाऊं, ये भी सोचते थे कभी पिछले समय में। अब तो कितने ही लोग लालू यादव बनना चाहते, कोई कुछ बनना चाहते थे। मुलायम सिंह यादव जी का भी नाम एक समय में तो आया ही था। सोनिया गांधी से उनकी नाराजगी टकराव इसीलिए हुआ कि उनका नाम आया और बाद में आखिरी क्षणों में उनका हट गया, उनके खिलाफ कुछ ऐसे तर्क दे करके, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी भी सहमत थी, लेकिन कुछ बात में गड़बड़ हो गया। तो जो बनना चाहते हैं या बन सकते हैं, उनके नाम लिखे रह जाते हैं। लोग तो कहते ही हैं कि भाई जिस तरह से 2 युवा माधवराव सिंधिया और राजेश पायलट का निधन हुआ, ये कोई संयोग नहीं हो सकता है, ये तो किसी को तंत्र मंत्र या क्या ऐसे कारण है, जबकि दोनों दुर्घटनाओं में निधन हुआ, लेकिन वो 2 प्रबल दावेदार थे कांग्रेस में भी। तो दावेदारों की मृत्यु को लेकर के भी सवाल होता है कि पीएम कौन, यदि बन सकते हैं तो उनका क्या हो। मेरी पुस्तक लिखने के बाद वो कहते भी थे कि अरे आपने नाम लिख दिया तो हवाला में हमारा नाम डाल दिया गया, नरसिंहराव ने षड्यंत्र किया था, इस तरह के आरोप लगाते थे। ऐसे माधवराव सिंधिया भी इस बात से विचलित थे। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि एक्सीडेंटल कोई नहीं होता है। सोचे समझे के तहत, भाई यूजीसी में भी आप बन गए, जिस समय सलाहकार थे, अचानक सरकार गिरी चंद्रशेखर करने लगी तो उन्होंने कहा यूजीसी का ही मैं बन जाता हूं, स्वीकार कर लिया। कह सकते थे कि ठीक है अभी 6 महीने बाद देखते हैं, आप वापस आएंगे, दूसरा आएगा, जैसा आएगा देखा जाएगा, लेकिन नहीं, नरसिंहराव उस हिसाब से मनमोहन सिंह ने यूजीसी का पद स्वीकार किया। तो आप बने रह करके अपने को बगैर एक ही चुनाव दक्षिण दिल्ली का लड़ा, उसके बाद भी वो प्रधानमंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष रहे, योजना आयोग के सदस्य रहे। तो मतलब उन्होंने कौन सा पद है जो आर्थिक मामलों का नहीं रखा, और अंततः राज्यसभा के सदस्य भी रहे, कुछ महीने पहले ही विदाई की थी। तो एक्सीडेंटल कुछ नहीं होता है, कुछ सोचा समझा होता है, कुछ कर्म होते हैं, और कुछ राजनीति के दाव पेच में अपने को बचाकर चलना होता है, कीचड़ और चुनौतियों को झेलना होता है, तब बनते हैं प्रधानमंत्री। भारत जैसे 140 करोड़ के देशवासियों में प्रधानमंत्री बनना या उत्तराधिकारी बनना, राहुल गांधी सोचते हैं कि मैं तो बस बन जाऊं, तो हर चुनाव में 2 चुनाव से यही सोचते रहे हैं कि बस मैं ही बनने वाला हूं। अब नहीं बन पाते हैं, अभी भी सोचते हैं, फिर सैर करने निकल जाते हैं, आंसू बहाते हैं, फिर दौड़ लगाने लगते हैं, फिर कुछ गरजने लगते हैं, कुछ संसद के बाहर यात्राएं करने लगते हैं या विदेश की यात्रा करने लगते हैं। तो विवादों में भी रह करके केवल यात्रा करने से, तो चंद्रशेखर ने तो उनसे कई गुना ज्यादा यात्राएं की, लेकिन क्या वो कुछ अधिक समय तक रह सके? उनको तो रहने कांग्रेस ने नहीं दिया, और वो तो ज्यादा जनता से जुड़े हुए थे, निरंतर जुड़े रहते थे। ऐसा नहीं था केवल एक बार यात्रा करके बैठ गए फिर विदेश चले गए। कई ऐसे नेता हैं जिनको मैं जानता हूं जो महत्वपूर्ण पदों पर रहे, वो विदेश एक बार भी नहीं गए, तो उससे कोई वो असफल नहीं हुए, वो बहुत सफल भी रहे। नामदत्त तिवारी बहुत बड़े दावेदार थे उत्तर भारत में, लेकिन वो नहीं बन पाए। वीपी सिंह उतने ज्यादा प्रबल नहीं थे, लेकिन संयोग देखिए, बफोर्स का नाम लेकर के और मंडल आयोग का नाम ले वो बन गए और जीत गए। रहे ज्यादा समय वो भी नहीं रह पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति का खेल अनोखा है, देखते रहिए कि एक्सीडेंटल कोई नहीं होता। कर्म के बल पर, काम के बल पर, जनता का विश्वास जीतकर, पार्टी का जीतकर ही प्रधानमंत्री टिकाऊ प्रधानमंत्री हो सकता है।
स्थायित्व दे सकता है और अच्छे से अच्छे लोगों को भविष्य के लिए तैयार कर सकता है। एडिटर साहब यही विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय है उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।